मेरा नाम गजेरा फेमिन है। मैंने मेरी स्कूलिंग सूरत से प्राप्त की है। ग्रेजुएशन गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 4th मैंने प्राप्त की। मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई किए उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब मेरा हेतु था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, तो उसमें पुलिस सर्विस भी आती है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना भी आती है। तो मैं कंफ्यूजन में था कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। तब मुझे ये मार्गदर्शन मिला कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सर्विस होती है, जिसमें हम अर्ध लश्करी कहते हैं, जिसमें हमें ड्यूअल रोल मिलता है, पुलिस सर्विस और आर्मी दोनों का रोल हमें निभाने का मौका मिलता है। तो इस एग्जामिनेशन के लिए मैंने तैयारी चालू की। ये सिविल सर्विस के एकदम कंपैरिजन में 19-20 का ही डिफरेंस है। ये आपको पहले स्वप्न कब आया था कि भारत सरकार की सिविल सर्विस में ज्वाइंट हो? ये स्कूल के दौरान मैंने मेरी लाइब्रेरी में एक किताब आती थी, जो मैगजीन बनती आती थी। उनके लास्ट पेजेस में जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज छपते थे। तब मैंने वो पढ़ना चालू किया था और उस समय ये पहला विचार में मुझे आया था कि हम इस प्रकार की कुछ परीक्षाएं होती है, उनको दे सकते हैं और आगे जाके अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें बनने का अवसर मिलता है। फेमिन ने गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन पूरा करके वो प्लेसमेंट मिल गया था, नौकरी मिली थी रानी गैस में। 5-6 महीना नौकरी की। और मैं उसका मेरे पे फ़ोन आया, पापा मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। बोला क्यों? बोला अभी मुझे और आगे सिविल सर्विस में आगे परीक्षा देना है। ठीक है, अगर तुझे अच्छा लगता है, परीक्षा पास कर देगा तो कर। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत था ही, लेकिन फेमिन पढ़ने में काफ़ी होशियार था। तो मेरी तरफ से जो एक ही सपोर्ट था, ऐसा कि चिंता मत कर, जैसे कहीं से भी मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैं अपने इंटरव्यू का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा दूसरा प्रयास था इस एग्जामिनेशन में और मेरा दूसरा इंटरव्यू था। किंतु मैं जब प्रवेश किया तब मुझे बोर्ड चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर दिखे और लास्ट टाइम भी मेरे वही बोर्ड पर्सन रहे थे। तो लेकिन इस बार उनका कमरा अलग था, तो मुझे एक नई फीलिंग से कि कुछ नया पूछा जाएगा। तब मैं बैठा, उन्होंने क्वेश्चन चालू किया कि सूरत एक पोर्ट सिटी है, तो क्यों हम पोर्ट में पिछड़ गए। तो मैंने उनके थोड़े जवाब दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे इस तरह से पूछा कि क्या हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए आंसर दिया था कि सर हम निर्णय उस समय ले सकते हैं जब हमारे पास विकल्प हो, यदि विकल्प नहीं है तो ये हमारे लिए अनिवार्यता है। तो ऐसे कुछ आंसर से जवाब दिए तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था कि एक किताब से नहीं बोल रहा है इंसान, कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल व्यू दे रहा है। तो ये काफ़ी मुझे मदद किया था कि काफ़ी ज़्यादा हायर मार्क्स मिले। उसके बाद जो प्रोफेसर्स बैठे थे और एक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट बैठे थे, तो उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि नक्सलवाद हम बोलते हैं कि नक्सलवादी को हर महीने हम मारते हैं, 4-5 इधर मार रहे, 4-5 छत्तीसगढ़ में उनकी मृत्यु हो रही है, पर क्यों ख़त्म नहीं हो रहा आतंकवाद या नक्सलवाद। तो मैंने काफ़ी एक अच्छा आंसर दिया था कि सर हम नक्सलवादी या आतंकवादी को मारने से ये समस्या खत्म नहीं होगी, हमारी ज़रूरत है कि हम नक्सलवाद और आतंकवाद को हम फैलने से रोकें। तो मेरा यही सजेशन है सभी को कि अपना एक व्यक्तित्व होता है, परंतु एक खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, उन पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप 2 महीने में अपना व्यक्तित्व बदल नहीं सकते। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है। मैंने इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश मिक्स में दिया था, तो भाषा कोई फर्क नहीं करती आपके इंटरव्यू मार्क्स में, फर्क करते हैं आपके शब्द। तो पहले से शुरुआत कीजिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तब से, कि आप शब्द अच्छे प्रयोग करें। आप ये सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, इस प्रकार से आप बोलने की एक हैबिट स्टार्ट कीजिए, तो अंततः आपको इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि मुझे 150 में से 115 मार्क्स मिले थे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मुझे इंटरव्यू में मिले। मेरा फेमिन बचपन से बहुत होशियार था। जब वो 4 महीने का था ना, तब वो लालजी महाराज सूरत में आए थे। वो आंख बंद करके सूरत में प्रवेश किया था। तब सब घर गए थे, वो लालजी महाराज स्वामीनारायण।
तो मैंने बोला हमारे घर पधरामनी करो ना, तो स्वामी जी ने हमारे घर पधरामनी की थी। तब फेमिन 4 महीने का था। तब उसने आरती उतारी थी लालजी महाराज की। तब लालजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था ये बच्चा बहुत बड़ा बनेगा। उस क्षेत्र का मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हुआ? आज के समय में मार्गदर्शन मिलना आसान है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। हमारे माता पिता के पास हो सकता है कई बार कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, किंतु इंटरनेट हमारे पास ऐसी चीज़ है कि हम जो जानना चाहे, जितना जानना चाहे इन डेप्थ, हमें सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं किंतु उसके अतिरिक्त जो ज्ञान चाहिए वो भी हमें देने के लिए पर्याप्त है। कि जो तक्षशिला अग्निकांड जो घटना घटी थी उसमें मेरी बेटी ग्रीष्मा थी, वो फेमिन से बड़ी थी, वो एक आर्टिस्ट थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। तो ग्रीष्मा का भी एक सपना था कि मैं पढ़ के फेमिन को हेल्प करूँगी फाइनेंशियल, क्योंकि वो जानती थी कि पापा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। तो वो खुद भैया को बोलती थी कि पापा को भी मैं हेल्प करेगी और तुझे पढ़ाई में भी खर्चा दूंगी। ग्रीष्मा जब छोटी थी ना, वो भी इतनी टैलेंट, क्योंकि वो भाई बहन साथ में पढ़ाई करना चाहते थे। मैं छोड़ने जाती थी, आती थी, दोनों साथ में आते थे, जाते थे और घर पे आके भाकरी बना के खाते थे। बाहर का कुछ खाना नहीं खाता। कि इनके नाना जो कि अभी मेरी उम्र के 17 साल के आसपास है, जो कि हमारे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेटर प्रतिनिधि रहे, उनका नाम है मनुभाई बवाड़िया। फेमिनને 12 સાયન્સ પછી જ્યારે પીડીપીયુમાં એડમિશન મળ્યું તો એક જ વાત થઈ હતી કે એની ફી કેટલી છે, ત્યારે ખૂબ હાયર ફી, તેમ છતાં એને એડમિશન મળી ગયું। તો ઘરની પરિસ્થિતિ વીક હોવા છતાં પણ મેં એને એક આશ્વાસન આપ્યું, ના બેટા કંઈ વાંધો નહીં, તને એડમિશન મળી જાય છે તો ઉપર 4 વર્ષમાં વાર્ષિક 3.5 થી 4 લાખ રૂપિયા જેવું ખર્ચો, પણ 4 વર્ષનો કોર્સ હતો ને ત્યાર પછી કોરોના આવી ગયો તો લગાતાર કોઈની પાસે તો પૈસા મળે પણ નહીં, જેથી કરીને મેં મારી 10 વીઘા જમીન વેચી નાખી। તો આ મેં અત્યારે એવું ફિલિંગ થાય છે કે આ મેં જમીન વેચી હતી, આ જમીન મેં વાવી છે। मेरी 8वीं कक्षा में मैं जिन शख्सियत से मिला था वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो वो एक ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि कितने महान इंसान हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी कि हमें कार्य सिर्फ अपने व्यक्तित्व जीवन तक ही नहीं करना है, किंतु ऐसा कार्य करना है जो समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और पूरी दुनिया में एक बदलाव ला सके। इतनी व्यापकता है, इतने क्षेत्र है, इतने क्षेत्र में काम करना की आज भी आवश्यकता है, उसमें आप क्या पसंद करेंगे? राष्ट्र निर्माण हम किसी भी क्षेत्र में हम कर सकते हैं, चाहे वो हमारा रोजगार में हम कोई धंधा कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हर एक चीज़ राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो मैंने ये विजन खुद से चालू किया था कि मैं ये सोचूं कि मेरा देश 15 साल बाद क्या होगा, उससे पहले मैं ये सोचूं कि मैं 15 साल बाद क्या होगा। जो निर्माण है वो पहले खुद के व्यक्तित्व से चालू होता है, फिर वो परिवार में आता है, फिर वो समाज से लेकर राष्ट्र में जाता है। हम टॉप डाउन अप्रोच नहीं अपना सकते। यदि हमें बदलाव लाना है, हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच हमेशा अपनाना चाहिए। ये दुनिया में से कौन देश को आप आदर्श मानेंगे कि उसकी टू नकल उसमें करना चाहिए? आदर्शता एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है जिसको हम आदर्श माने, क्योंकि अगर हम फिलोसॉफी की बात करते हैं तो वो यही कहता है कि इस दुनिया में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सत्य वही है जो अच्छा बदलाव लाए, जो सभी को एक शांतिमय वातावरण प्रदान करे। आज हमारे देश में जटिल प्रश्न कौन है जो पहला ही उसको हल करना चाहिए? यदि मैं सबसे जो जटिल प्रश्न में मैं काम करना चाहूँगा वो है युवा धन को किस प्रकार से हम एक दिशा दें, क्योंकि आज बहुत सारा गैप बन रहा है जो एजुकेशन है और स्किल का गैप बन रहा है, जिससे जो इंडस्ट्री है या किसी भी स्किल हमें एक दिशा दे उसमें कमी आ रही है। कोई बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें वो वैल्यूज़ नहीं आ रही कि जिससे अच्छा एक समाज निर्माण हो पाए। तो यही है कि एक ह्यूमन को कैसे ह्यूमन रिसोर्स में हम तब्दील करें। मेरे नज़रिए से फेमिन एक ऊर्जा का स्रोत है और उसमें मैं इतनी बड़ी ऊर्जा देख रहा हूँ कि वो बहुत कुछ बन सकता है और ये युवान ही हमारा राष्ट्र का सच्चा धन है।